वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। दोस्तों आज हम स्टैंडर्ड 10 का गाला असाइनमेंट का सोशल साइंस का पेपर नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। इसका पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, वो आप लोग देखिएगा। तो आज हम देखने वाले हैं पार्ट 2। तो पहला हमारा प्रश्न है, गरीबी निवारण कार्यक्रम के अधीन कृषि क्षेत्र के तहत भारत सरकार द्वारा किए गए उपायों का वर्णन कीजिए। तो देखिए हमारे देश में अधिकांश प्रजा जो है खेती पर आधारित है, तो सरकार ने गरीबी को हटाने के लिए खेती पर विशेष ध्यान दिया। तो राष्ट्रीय विकास योजना के अधीन कृषि की वृद्धि दर बढ़े, कृषि से संलग्न विभाग विकसित करना, सिंचाई की सुविधा में वृद्धि करना, जमीन को सिंचाई के अंतर्गत लाना, टपक सिंचाई पद्धति से सिंचाई करना ताकि पानी की बर्बादी ना हो, प्रत्येक खेत को पानी मिले जिससे जल संकट दूर हो, बड़े मध्यम के चेक डैम में क्या होता है कि पानी को संग्रह करके रखा जाता है, फिर आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग होता है। इससे बाढ़ से भी बचते हो, पीने के पानी और खेती की व्यवस्था हो जाती है। ऐसे अनेक उपाय करके किसानों को कृषि के खतरे और कर्ज से बचाने तथा रोजगारी द्वारा आय पूर्ति से गरीबी से बाहर निकालने का प्रयत्न किया है। अगला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना के अंतर्गत खेत सुरक्षा बीमा योजना को अधिक सुगठित करके प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले नुकसान से आर्थिक सहारा देने की सहायता की गई है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो किसान ने कोई खेत फसल उगाई है अपने खेत में, तो किसान एक बीमा ले लेता है एक अमाउंट भर करके। तो यदि प्राकृतिक कारणों से या अन्य किसी कारणों से अगर वो फसल बर्बाद हो जाती है, तो किसान को उसके बदले पैसा मिल जाता है, यानी जो किसान है वो बर्बाद नहीं होता। तो इसे कहते हैं प्रधानमंत्री फसल योजना। तो इसमें समर्थन भाव का कद, कपास की खरीदारी में बोनस, फसल के नुकसान में हर्जाना देना, ये सब सरकार ने शुरू किया। समर्थन प्राइस बोलते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि हर जो कोई भी उत्पाद है उसकी एक निश्चित अमाउंट फिक्स की है कि इससे कम में कोई भी फसल नहीं खरीद सकता। इसी को लेकर के अभी बवाल चल रहा है। अगला है राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम। इसके अंतर्गत प्रत्येक खेत को पानी, उपयोगी नहर का ढांचा सुधारना, मिट्टी के कटाव को रोकना, अनुसूचित जातियों के किसानों के लिए ट्यूबवेल, क्षार प्रवेश नियंत्रण यानी समझिए कि जब आपके खेत में क्षार आ जाता है तो उसके कारण फसल बर्बाद हो जाती है, तो उसको नियंत्रण के कार्यक्रम रखे गए हैं। तथा तालाबों की खुदाई, वाटर शेड विकास, टांकी निर्माण, वर्षा के जल का संग्रह, वृक्षारोपण, नहर की लाइनिंग बनाना, पेड़ पौधे लगाना, ये सब इसी में आ जाता है। ई नाम योजना, इस योजना के अंतर्गत किसानों के लिए राष्ट्रीय बाजार खड़ा किया गया है, जिसमें किसान ऑनलाइन अपने उत्पादनों को सूचीबद्ध करा सकता है, यानी क्या क्या उत्पादन करता है इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो सकता है, जिसके अंतर्गत जो कंपनी है वो जाके डायरेक्ट किसान से परचेज कर सकती है। और व्यापार इसके अंतर्गत ऑनलाइन बोलिंग लगा करके अपनी फसल को बेच सकता है जहां उसको अच्छा भाव मिलता है। भारत में बेरोजगारी घटानी है तो श्रम शक्ति का योग आयोजन श्रेष्ठ हो, तो उसमें उसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए, तो भारत देश जो है हमारे पास मैन पावर बहुत है, हमारे पास श्रम बहुत है, लेकिन हमारे पास धन कम है। तो हमको ऐसी चीजें बनानी चाहिए जिसमें जो श्रम प्रधान हो, जिसमें श्रम ज्यादा लगता हो। तो भारत में तीव्र आर्थिक वृद्धि दर 10% तक हमको ले जाना होगा, जीडीपी हमारी। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में पूंजी निवेश की मात्रा बढ़ाना और रोजगारी के अवसर में वृद्धि करना होगा। अर्थतंत्र में किसी सहित छोटे और गृह उद्योगों, कुटीर उद्योग को उसमें समावेश करना चाहिए। देखिए हमारे देश में अधिकांश लोग छोटे उद्योग, गृह उद्योग, कुटीर उद्योग से जुड़े हैं। तो अगर हम यहाँ पर डेवलप करते हैं तो बेरोजगारी की समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी। फिर अगला पॉइंट है संप्रदान उत्पादन पद्धति का उपयोग। उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन करने वाली इकाइयों, छोटे और लघु उद्योगों, ग्रामोद्योग, हस्त बुनाई कारीगरों से संकलित हुनर उद्योग के विकास पर बल दिया है। तो जैसा मैंने तो आपसे कहा है कि हमारे देश में श्रम करने वाले लोग ज्यादा हैं, धन की कमी है। तो सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए ऐसी चीजों को उत्पादन को महत्व दिया है जो हाथ से बनती है, जैसे हस्त बुनाई की कला है, ग्राम उद्योग है, लघु उद्योग है। तो इससे ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसी के अलावा समय में के जो समय है उसमें बेरोजगारी घटाने के लिए खेतों में एक से अधिक बार फसल ले सके ऐसी व्यवस्था की गई है। ऐसी पद्धति विकसित करनी, नई जमीन जुताई के अधीन लानी है, प्रत्येक खेत की को पानी और बिजली की सुविधाएं उपलब्ध करवाना,
छोटी बड़ी सिंचाई योजना, चेक डैम, जलाशयों, नहरों, ट्यूबवेलों, बांधों, सड़क आदि का निर्माण करना, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये विकसित होगा, तब जाके आगे काम चलेगा। कृषि से संलग्न अन्य प्रवृत्तियां जैसे मुर्गा पालन, बतख पालन, मत्स्य पालन, डेयरी उद्योग, वनीकरण के कार्यक्रमों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में क्रम पूंजी निवेश से अधिक लोगों को रोजगारी उपलब्ध कराई जा सकती है। यानी खेती के साथ साथ अगर हम इन चीजों पर ध्यान दें, मुर्गा बतख पालन है, मत्स्य पालन है, मछली पालन, डेयरी उद्योग, तो कम इन्वेस्ट करके ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सकता है, तो रोजगारी की समस्या कम होगी। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में मानव विकास को टिकाए रखने के लिए उनके स्वास्थ्य, शिक्षण, शुद्ध पीने का पानी, पौष्टिक आहार, बिजली मार्ग, बैंकिंग, बीमा, इंटरनेट आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। शिक्षित बेरोजगारी, युवा बेरोजगारी में कमी करने के लिए उन्हें कौशल का विकास करना चाहिए। देखिए, जो गांव में जगह पे रहने वाला व्यक्ति शिक्षित है, शिक्षित का मतलब उसको कोई टेक्निकल नॉलेज है, तो वो व्यक्ति कभी भूखा नहीं मरेगा। तो सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए कि जो शिक्षित उनको कोई टेक्निकल ज्ञान दिया जाए, कुशल कारीगर पैदा हो, ऐसी व्यवसाय अच्छी तथा तकनीकी शिक्षा हमको अपनानी चाहिए। विद्यालय और महाविद्यालय में पाठ्यक्रमों में वहां के स्थानीय उद्योग की आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके, ऐसे चीजें सिखाई जानी चाहिए। जैसे आपको मैं एक उदाहरण बताऊं, जैसे मोरबी जो शहर है हमारा, ये पूरा सिरामिक इंडस्ट्री है पर आधारित है। यहाँ यूनिवर्सिटी में अगर कोई पर्टिकुलर ऐसा कोर्स चलाया जाए जो सिरामिक इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, तो वहां के लोगों को बहुत ही आसानी से और अच्छा रोजगार मिल सकता है। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय और राज्य सरकार ने युवा बेरोजगारी को औद्योगिक विकास के साथ उनके ज्ञान समझ, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं अमल में रखी है। देखिए, स्किल इंडिया, इसका उद्देश्य ये था कि भारत के लोगों में स्किल डेवलप करना। डिजिटल इंडिया ने डिजिटलाइजेशन करना। वर्तमान में प्रत्येक राज्य में एक आईआईटी और आईआईएम स्थापित करने जा रही है सरकार। अगला प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण अर्थात क्या समझाइए। तो स्त्रियां समग्र विकास की प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है। किसी भी विकासशील राष्ट्र में आर्थिक सशक्तिकरण महिला सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण पक्ष है। यानी महिलाएं सशक्त होंगी तो आप आर्थिक रूप से भी सशक्त होंगे। महिला सशक्तिकरण के लिए आर्थिक स्वतंत्रता अनिवार्य है, यानी महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहिए। एक स्त्री शिक्षित बने तो एक घर, एक समाज और अंत में एक राष्ट्र सशक्त बनता है, इसलिए महिला सशक्तिकरण जरूरी है। भारत का संविधान सभी नागरिकों को समानता और न्याय का वचन देता है। 2011 की जो जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 48.46 स्त्रियां थी और 51.54 पुरुष थे। ये आंकड़े आप लोग याद रखिएगा, यानी तकरीबन इक्वल इक्वल, यानी कि दोनों जब समान है तो दोनों को समान रूप से अगर अधिकार मिलेगा तो सशक्तिकरण होगा। आज भी कई महिलाएं घर काम करती हैं, रसोई में खाना बनाना, बालकों की देखभाल करना उनका आर्थिक उपार्जन राष्ट्रीय आय में कोई हिस्सा नहीं माना जाता है, जबकि ये भी एक आर्थिक उपार्जन है। जैसा हमको हमारी सोच है, जो हमारा दृष्टिकोण है, उसको बदलना चाहिए। महिला घर पर काम करती है, बच्चों का पालन पोषण करती है, तो वो भी एक आर्थिक कार्य है। अगर एक महिला जो कार्य करती है उसको आप सैलरी के रूप में रखा जाए तो कम से कम आपको भारत जैसे देश में ही 50,000 रुपया तो सैलरी आपको देनी पड़ेगी उसके काम की, क्योंकि वो 24 घंटे वो उस काम से जुड़ी रहती है। स्त्रियों को परिवार में कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता है लगभग समाज में, ये गलत है। ये आर्थिक इस प्रकार की समस्या से आर्थिक सशक्तिकरण नहीं हो सकता। स्वास्थ्य की अपूर्ण देखभाल तथा शिक्षण और आर्थिक अधिकार से उन्हें वंचित रखा जाता है। पुत्र पुत्री के वस्त्र में, खेल में, अध्ययन में, अवसरों में, भोजन में, घूमने फिरने में भेदभाव देखने को मिलता है। फिर समाज में भ्रूण हत्या, नीचा आदरभाव, पुत्र जन्म की चाहत, सामाजिक परंपराएं, लैंगिक भेदभाव के कारण स्त्रियों को ही अन्याय का भोग बनना पड़ता है। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र में भी हमको जो मानसिकता उसको बदलनी चाहिए, उनको अवसर देना चाहिए। अगला प्रश्न है, मानव विकास के अंक में भारत उच्चतम मानव विकास श्रेणी में आए उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो मानव विकास अंक के इसमें किस किस चीजों का समावेश है, इसमें होता है शिक्षा, स्वास्थ्य का समावेश होता है। तो मनुष्य को अपनी रुचि, रस, क्षमता, बुद्धि क्षमता के अनुसार सफल और सृजनात्मक जीवन जीने में सहायक बने। मानव क्षमताओं का निर्माण हो, समानता प्राप्त हो, विविध क्षेत्रों में पसंदगी बढ़े। मानव क्षमताओं का निर्माण हो, समानता पसंदगी का क्षेत्र बढ़े,
मानव स्वास्थ्य स्वास्थ्यवर्धक, स्वस्थ और दीर्घायु हो। सूचना और शिक्षण द्वारा ज्ञान प्राप्त करें। आर्थिक उपार्जन के अवसर प्राप्त हो। ऊंचे जीवन स्तर के लिए प्राकृतिक संसाधन समान रूप से प्राप्त हो। गुणवत्ता युक्त जीवन शैली प्राप्त हो। गंदगी का निकाल हो। स्वास्थ्य संबंधी परिस्थिति सुधरे। ये चीजें अगर आप करते हो तो भारत भी विश्व जो अंक है उसमें काफी अच्छा स्थान लाएगा। कम करो उसको। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा पार्ट 2 है ये पूरा होता है। आई एम श्योर काफी आपको मजा आया होगा। ऐसे मजेदार वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। अपने मित्रों को इसके बारे में अवश्य बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। हैव ए वेरी नाइस डे।